सभी व्यूअर्स का वेलकम है YET एडिटोरियल क्लास में। आप में से ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। लॉकडाउन ज़रूर चल रहा है पर वर्क फ्रॉम होम चलने के कारण मेरी क्लास शाम में थोड़ी लेट आती है। अपनी इस क्लास में अपने क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं द हिंदू के एक एडिटोरियल का, और उससे क्या निकलता है 6 to 8 आवर्स की लर्निंग को आधे घंटे में 40 मिनट में पैक करने की कोशिश करता हूँ। उसी अंदाज के अंदर अपने यूजुअल आज सुबह के सेकंड एडिटोरियल को हम लेने वाले हैं, वर्चुअल रियलिटी को। बहुत अच्छा लिखा हुआ है, नए टाइप की थीम है, टोटली नए टाइप की थीम है, आसान लिखा हुआ है, इसलिए आप मैं सभी को एडवाइस करूँगा खुद से पढ़ने की कोशिश करें, उसके बाद इस वीडियो पे आके कि मैक्सिमम बेनिफिट इसका उठाएं। शुरू करने वाला हूँ। कह रहा है रियलिटी हकीकत, और कैसी हकीकत? जो है वर्चुअल, जो सच नहीं है। वर्चुअल एक एडजेक्टिव है, रियलिटी एक नाउन है। एडजेक्टिव्स का यही काम होता है, नाउन से पहले आना। वर्चुअल को आप अकेले यूज़ नहीं कर सकते, साथ में इसको आपको कोई ना कोई नाउन चाहिए होगा। अब कह रहा है अनरियल सी रियलिटी है, बड़ा अजीब सा ये फ्रेज़ बन गया है। मतलब इसका ये होता है, आजकल जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, फ़ोन की स्क्रीन पे आपके घर वाले आपसे कोसों दूर होने के बावजूद आपसे बात करते हैं सामने आके, वो रियल भी हैं पर वो वर्चुअल भी है। इसी को कहते हैं वर्चुअल रियलिटी, द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन द टाइम ऑफ टुडे। कह रहा टेलीमेडिसिन कैन हेल्प रीच पेशेंट्स वेयर एक्सेस टू मेडिकल केयर इज़ डिफ़िकल्ट। बहुत सिंपल है। कह रहे जो टेलीमेडिसिन नाम की चीज़ है ना, जिसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे अभी। कह रहे जो टेलीमेडिसिन है, जो सब्जेक्ट भी है इस सेंटेंस का, कह रहे ये हेल्प कर सकती है, ये हमारी मदद कर सकती है रीच करने में, पेशेंट्स को पहुंचने में, मरीजों तक, दर्दियों तक। अच्छा, और कहाँ तक पहुंचने में? कह रहा वेयर, जहाँ पे एक्सेस जो है ना, पहुंच जो है कहाँ के, मेडिकल केयर की, वो है बड़ी डिफ़िकल्ट। जहाँ पे एक्सेस जो है ना वो बड़ा मुश्किल है, ऐसी जगहों तक भी हम पेशेंट्स तक पहुँच सकते हैं। टेलीमेडिसिन ग्रीन है, मतलब सब्जेक्ट है इस क्लोज का, कैन हेल्प इसकी वर्ब है। दूसरा क्लोज वेयर नामी कंजंक्शन के बाद आया है, इसका सब्जेक्ट है एक्सेस नाम का ये नाउन है ना, इसको मैंने ग्रीन नहीं किया। तो पूरा सेंटेंस आपके सामने है, सब्जेक्ट वर्ब मैंने खोल के बता दिया आपको। सब्जेक्ट और वर्ब मैंने पूरे एडिटोरियल की आपके सामने इसी तरह से ग्रीन और पिंक की हुई है। सबसे पहला काम आपको यही करना होता है, किसी भी सेंटेंस को सबसे पहले उसकी सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ के फिर उसके बाद उसमें देखना है क्या एरर है, कैसे रूल को अप्लाई करना है। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें निकालते हैं फटाफट से। कैन एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब्स हमेशा अपने बाद वर्ब का बेयर इंफिनिटिव लेगी, चाहे आप किसी भी टेंस में काम कर रहे हो, चाहे फ्यूचर की बात कर लो, चाहे पास्ट की बात कर लो, चाहे प्रेजेंट की बात कर लो, आपको उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है बिना एस या एस के। यह कॉन्सेप्ट ये कहता है हमारे पास हेल्प नाम की जो है ना वर्ब, बड़ी खतरनाक वर्ब है। ये 4 तरह के जो है ना अपने आसपास जो है वर्ब्स ले सकती है 4 तरीकों से। मैं ऐसा लिख सकता हूँ हेल्प प्लस में एक टू इन्फिनिटिव, हेल्प टू रीच। मैं ऐसा लिख सकता हूँ हेल्प प्लस में बेयर इन्फिनिटिव। अब ध्यान से देखना बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, जिनको नहीं पता, ये जो रीच है ना, रीच इसकी फर्स्ट फॉर्म है बेयर इन्फिनिटिव, इसके पीछे एस या एस जो नहीं लगेगा वो वाली फॉर्म, मतलब जिसको हम किसी भी तरीके से मॉडिफाई नहीं करें, वो वाली फर्स्ट फॉर्म होती है बेयर इन्फिनिटिव। चलो, हेल्प के बाद जेरेंड भी आ सकता है, मैं ऐसा भी लिख सकता था हेल्प रीचिंग, और हेल्प के बाद इन या विद प्रपोजिशन लगा के जेरेंड लग सकते हो, हेल्प इन रीचिंग या हेल्प विद रीचिंग। समझ लो मेरी बात को, हेल्प नाम की खतरनाक वर्ब है, चारों तरह से काम करती है। अब देखो इनमें से कोई भी आ जाएगा आपके सामने, ये फिर से आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, कहीं लिख करके नोट डाउन करके रखें, चारों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। अब देखो दूसरी चीज़, रीच एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद कभी भी टू प्रपोजिशन नहीं लेगी। आई एम गोइंग टू रीच द माई डेस्टिनेशन, गोइंग टू रीच टू माई डेस्टिनेशन नहीं लिखोगे आप, रीच के बाद जहाँ पहुँच रहे हो सीधे सीधे उस जगह का नाम लिखोगे। अच्छा, इसके बाद ऐसा नहीं है कोई प्रपोजिशन नहीं लगता, 2 प्रपोजिशन लगते हैं, रीच फॉर एंड रीच आउट, दोनों के दोनों मिलकर के फ्रेजल वर्ब बनाते हैं, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ ना। ऐसा नहीं है रीच के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं लगता, लगता है, ये दोनों लगते हैं। आ जाओ आगे, एक्सेस। ये वर्ड में मैंने इतने लड़के कंफ्यूज होते हुए देखे हैं, क्योंकि इसके ऐसे 3 वर्ड्स हैं, एक्सेस, एक्सेस एंड असेस। फिर देखो एक्सेस, एक्सेस एंड असेस, स्पेलिंग देख लो, मतलब मैं तीनों को बता देता हूँ, और एक ही सेंटेंस में मैंने तीनों को यूज़ भी कर दिया ताकि आपको मतलब समझ में आए तीनों क्या क्या काम कर रहे हैं। एक्सेस करने का मतलब क्या है, देखो डबल सी आ रहा है। एक्सेस करने का मतलब है किसी चीज़ तक पहुंचना, उस तक अपनी पहुंच रखना, है ना, किसी चीज़ की तरफ आपकी पहुंच है, वो होती है एक्सेस। दूसरे में अगर इसमें डबल सी की जगह डबल एस लगा दूं तो मतलब किसी चीज़ का जायज़ा लेना, किसी चीज़ की छानबीन करना। और तीसरे में ये तो अलग ही है, एक्सेस, इसका मतलब होता है फालतू, जो जरूरत से ज़्यादा हो उसको कहते हैं एक्सेस। समझ लो ना, 3 वर्ड्स हैं, बोले एक तरीके से जाते हैं। एक सेंटेंस देखो, इसमें तीनों वर्ड्स आ जाएंगे। वाइल असेसिंग आवर फाइनेंशियल हेल्थ आई फाउंड दैट वी डिड नॉट हैव एक्सेस टू इमरजेंसी क्रेडिट फ्रॉम एनी बैंक एंड वर स्पेंडिंग ऑन शॉपिंग आउटिंग इन एक्सेस। असेस करते हुए, जायजा लेते हुए हमारी आर्थिक हेल्थ का
हमारी फाइनेंशियल हेल्थ का, मैंने ऐसा पाया कि हमारे पास कोई एक्सेस नहीं था, कोई पहुंच नहीं थी इमरजेंसी क्रेडिट की किसी भी बैंक से, कहीं से भी हमें इमरजेंसी में लोन नहीं मिल सकता किसी भी बैंक से, और हम खर्चा कर रहे थे शॉपिंग के ऊपर और घूमने फिरने के ऊपर, आउटिंग के ऊपर, बहुत ज़्यादा एक्सेस के अंदर, जरूरत से फालतू। समझ गए ना? ये सेंटेंस लिख लो, तीनों वर्ड्स आपके एक साथ क्लियर हो जाएंगे। ये सेंटेंस मैंने बहुत पहले ना अपने लिए बनाया था, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सेंटेंस मेरे को आज भी याद है, इसलिए मैं बताता हूँ जिसको भी कन्फ्यूजन होती है। इसी तरह से कन्फ्यूजन निकलती है। आपको हर कन्फ्यूजिंग वर्ड पे एक सेंटेंस बनाना है, एक नोटबुक में रखना है, हर वीक उस नोटबुक को रिवाइज करना है। धीरे धीरे आपके दिमाग में ना छपने लगेंगे सबके सब, जैसे न्यूज़पेपर पे छपे होते हैं ना पेपर जो अक्षर, वैसे आपके दिमाग में छपने लगेंगे। शुरू करते हैं। एक छोटी सी समरी मैं आपको दे देता हूँ। कहने का मतलब ये है इसका, टेलीमेडिसिन नाम का जो टेक्नोलॉजी है, अभी टेक्नोलॉजी क्या है? डॉक्टर आपको व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप कॉल करके या जूम कॉल करके या स्काइप करके आपसे बातचीत करे, आपका मुंह देखे, आपका नाक देखे, आपका फीवर जो है आपसे पूछे कैसे फील कर रहे हो आप, और आपको कंसल्ट करके आपको प्रिस्क्राइब कर दे कोई दवा। समझ गए? टेलीफोन के ऊपर आपको मेडिसिन दे दी, ये होती है टेलीमेडिसिन। टेलीफोन के ऊपर आपने डॉक्टर को दिखा दिया, उसकी फीस जो है गूगल पे कर दी, उसको पेटीएम कर दी, और डॉक्टर ने आपको दवाई बता दी जो कि आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी और घर पे आपके आ गई। टेलीमेडिसिन। समझ गए? अब हो गया लॉकडाउन, जा सकते नहीं आप डॉक्टर के पास, जब तक आपको कोरोना ना हो जाए तब तक। कोरोना होगा तो आपको उठा के ले जाएंगे, अगर नहीं है तो फिर डॉक्टर के पास जाना मुश्किल है आपका। इस केस के अंदर टेलीमेडिसिन के ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ गाइडेंस निकाली है कि अब मत जाओ डॉक्टरों के पास, घर से ही आप है ना किसी डॉक्टर को पैसे दे करके अपना दिखा लो। इसी के ऊपर ही कह रहा है अपना एडिटोरियल, कह रहा है ये दुनिया कह कह के मर गई थी कि टेलीमेडिसिन का यूज़ करो यूज़ करो। अब जो है लॉकडाउन आने की वजह से आपको अकल आई है, टेलीमेडिसिन को गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रही है। कह रहा बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना चाहिए था। और इससे जुड़ी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे डेटा को सुरक्षित रखना, उन चुनौतियों से गवर्नमेंट को जो है कुछ प्लान करना है पार पाने के लिए। समझ गए? कोशिश करना लिखने की 6 to 8 सेंटेंसेस में। बहुत लोग समरियाँ लिखते हैं, तकरीबन 150 से 200 समरियाँ रोज़ लिखते हैं। मैं 10 से 12 समरीज खुद चेक करता हूँ, और बहुत लोग दूसरे ऐसे भी हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी गलतियों को पॉइंट आउट करके। जरूर से एक समरी डालें। चलिए शुरू करते हैं। एक कॉन्सेप्ट उठाने वाला हूँ आज मैं, प्रोनाउन चैप्टर का। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, 10 मिनट देंगे उसको, हम आगे लेने वाले ग्रामर सीरीज में। आज हम उसका इंट्रोडक्टरी करेंगे। कह रहे द वर्ल्ड has very few devices left to fight COVID-19 with, but technology remains one of them। कह रहे जो दुनिया है ना, द वर्ल्ड, कह रहे इसके पास बहुत कम डिवाइसेस बचे हैं, ना के बराबर जो है ना डिवाइसेस, कदम या टूल्स बचे हैं इसके पास लेफ्ट है। और क्यों? फाइट करने के लिए कोविड के साथ में, लड़ने के लिए इस बीमारी के साथ में। कह रहे लेकिन जो टेक्नोलॉजी या तकनीक है वो भी बनी हुई है, वन ऑफ देम, उनमें से एक। अच्छा, किन में से एक? देम किसके लिए लगा है? डिवाइसेस के लिए लगा है। कह रहा बहुत कम डिवाइसेस बचे हैं वर्ल्ड के पास, बहुत कम चीज़ें बची हैं कोविड को फाइट करने के लिए। टेक्नोलॉजी फिर भी उनमें से, उन कम बची हुई चीज़ों में से एक है। समझ गए सेंटेंस को? सब्जेक्ट वर्ब। हैज़ के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं आई? अगर ये सवाल आपका अभी भी है तो आपके बेसिक्स बहुत कमज़ोर हैं। हैज़ के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती। अब इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की बजाय मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ये एडिटोरियल पढ़ने के बाद सीधे चैनल के ऊपर जाएँ, प्लेलिस्ट सेक्शन खोलें, मैं आपको दिखाई देता हूँ। चलो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, टोटल इंग्लिश ग्रामर बाय YET है ना, इस फुल प्लेलिस्ट को खोलें। 10-12 वीडियो जिसके अंदर है, हर वीक एक वीडियो डालता हूँ। बच्चे की तरह सिखा रहा हूँ, जो 8वीं का बच्चा होता है ना उसकी तरह सिखा रहा हूँ। अगर सीखना चाहते हो इंग्लिश को तो यहाँ से जाकर के सीखें। फ्यू जब अकेला आएगा तब होता है ऑलमोस्ट जीरो। अगर इसके आगे अ लग जाएगा तो मतलब थोड़ा सा, इसके आगे द लग जाएगा तो मतलब जो भी थोड़ा सा है वो। अ फ्यू, द फ्यू तो ठीक है, पर अब यहाँ लिखा हुआ वेरी फ्यू। वेरी एक इंटेंसिफायर है, एक एडवर्ब है। इस फ्यू के बारे में और ज़्यादा जो है बढ़ चढ़ के बता रही है। कह रहा है जीरो से भी कम है ना, मतलब ऑलमोस्ट जीरो है ना के बराबर भी जो है उससे भी कम हमारे पास डिवाइसेस बचे हैं। कह रहा है आगे बढ़ते हैं। वेदर इट इज़ द एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इन द डिस्कवरी ऑफ क्योर्स एंड वैक्सीन्स और ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी सर्विसेज टू इन्हांस हेल्थ केयर एंड कंसल्टेशन। आगे बढ़ेंगे, पहले इतना देखते हैं फिर बढ़ते हैं। कह रहा है चाहे हो बात, वेदर हाँ के ना। अच्छा, क्या चाहे बात हो इसकी, इट इज़ ये है, क्या है? एम्प्लॉय, काम में लगाने का, इस्तेमाल में लेने का। अच्छा, किसको? स्टेट ऑफ द आर्ट, अत्याधुनिक, अल्ट्रा मॉडर्न, ऑफ द हाईएस्ट लेवल की टेक्नोलॉजी को डिस्कवरी करने में, क्योर को या वैक्सीन को, खोज करने में इलाज को या वैक्सीन को। कह रहे चाहे इसकी बात हो, है ना, और कह रहे यह बात हो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी सर्विसेज की, जो हमारी परंपरागत टेक्नोलॉजी सर्विस है, जैसे जो आपका टेलीफोन है, टेलीविज़न है। क्यों? इन्हांस करने के लिए हेल्थ केयर को, हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए। और किसके लिए? कंसल्टेशंस के लिए, बातचीत करने के लिए डॉक्टर से। कह रहे और यहाँ तक कि
इवन टूल्स, ऐसे टूल्स दैट कीप, जो कि बनाए रखते हैं, कीप करते हैं पीपल, लोगों को एट होम, उनके घरों पे, ऑक्यूपाइड और प्रोडक्टिव। ऑक्यूपाई मतलब काम में लगा रहना, प्रोडक्टिव मतलब किसी काम को करने की ताकत देना। कह रहे चाहे इनमें से कोई भी बात हो, इन तीनों में से कोई भी काम हो, इट इज़ क्लियर, ये चीज़ है बड़ी साफ, दैट वो ये कि टेक्नोलॉजी विल सर्व ह्यूमैनिटी एट वन ऑफ इट्स डार्केस्ट मोमेंट। तकनीक जो है सर्व करेगी मानव जाति को, ह्यूमैनिटी को, मैनकाइंड को, इसके सबसे डार्केस्ट मोमेंट्स में से एक मोमेंट में। ये यहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ, सब्जेक्ट नहीं है, इसको मैं येलो कर देता हूँ। अब इस पे कॉन्सेप्ट है, पहले मैं इसको रिवाइज कर दूं, लाइन को थोड़ी लंबी है, फिर अपने उस ग्रामर कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं, थोड़ा लंबा है। कह रहा है चाहे हो एम्प्लॉय करने की बात सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को खोज करने के लिए इलाजों की या वैक्सीन की, चाहे वो बात ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी सर्विसेज की, हेल्थ केयर को इन्हांस करने की और डॉक्टरों से कंसल्टेशन करने की, यहाँ तक की बात चाहे उन टूल्स की जो लोगों को घरों में रखते हैं ऑक्यूपाइड और प्रोडक्टिव, हमारे फ़ोन्स, हमारे लैपटॉप्स, है ना। कह रहे बड़ी साफ हो गई ये बात, ये कि टेक्नोलॉजी जो है ना वो सर्व करेगी मैनकाइंड को इसके सबसे डार्केस्ट मोमेंट्स में से एक मोमेंट में, सबसे गहरी, जो सबसे काली जो है ना रातों में से एक रात में, जो अब चल रही है कोविड-19 की। समझ गए। पहले अपने वोकेबुलरी देखते हैं। एम्प्लॉय करना मैं अब जानता हूँ, आप जानते हैं यूज़ करना, डिप्लॉय करना। आप किसी को, जो आपको एम्प्लॉय करता है उसके एम्प्लॉय बन जाते हैं, समझ लो मेरी बात को। और जो आपको एम्प्लॉय करता है वो आपका एम्प्लॉयर होता है। तो वो करता क्या, आपको काम में लेता है, आपको इस्तेमाल में लेता है आपकी सर्विसेज को। तो एम्प्लॉय करना वही होता है यूज़ करना, या डिप्लॉय करना किसी चीज़ को ना, डिप्लॉयमेंट। स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ड को नोट करें। अल्ट्रा मॉडर्न जो चीज़ होती है ना वो होती है स्टेट ऑफ द आर्ट, है ना। जैसे जो नए नए स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, नए नए प्लाज्मा टीवीज़ आ रहे हैं, नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है वो। अच्छा, और देखने वाला मेरे भाई कुछ है नहीं, इसमें देखने वाला कॉन्सेप्ट है, फटाफट आ जाओ मेरे साथ। प्रोनाउंस चैप्टर का है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी आ जाएंगे इसके अंदर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो ये दो सेंटेंसेस, बाकी के नहीं, खाली ये दो सेंटेंसेस। स्क्रीन को करो यहाँ पे पॉज, अपने आप से ईमानदार होकर के कोशिश करो इनमें एरर ढूंढने की, है या नहीं है, दोनों में से कौन सा सही है मुझे बताओ। चलो, मैं होप करता हूँ आप स्क्रीन को पॉज करके पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं इस लेक्चर का। छोटी सी एक चीज़ समझो, आपके 5 फ्रेंड्स हैं, अच्छे दोस्त हैं जो आपके, गुड फ्रेंड्स कर दिया मैंने बेस्ट को यहाँ पे, बेस्ट फ्रेंड तो एक ही होता है। आपके 5 गुड फ्रेंड्स हैं, उनमें से एक डॉक्टर है। पहले तो ये बताओ गुड फ्रेंड्स कितने हैं? 5। क्या मैं कभी यूँ लिख सकता हूँ वन ऑफ माई गुड फ्रेंड? मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरे 5 दोस्तों की, मोर देन 1 दोस्तों की, है ना। मैं ऐसा ही लिखूंगा हमेशा, वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स। क्यों लिखूंगा? क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ 5 लोगों की बात कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे फ्रेंड की जगह फ्रेंड्स लिखना है। तो पहली चीज़ ये समझना आपको, जब भी इस तरह की स्ट्रक्चर आए, ईच ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, बोथ ऑफ, वन ऑफ, टू ऑफ, तो जो ऑफ के बाद आप जो नाउन लिखते हो वो हमेशा प्लूरल के अंदर होता है, क्योंकि उसमें से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है या 2 को सिलेक्ट करना है। समझ गए मेरी बात को। तो वन यहाँ अगर होता ही है कि मेरा दोस्त ही एक होता तो मैं सीधे लिख देता माई गुड फ्रेंड इज ए डॉक्टर। ये वन ऑफ लिखने की मुझे जरूरत थी नहीं अगर वो अकेला एक था। तो पहली चीज़ तो क्या, हमेशा आप लिखोगे वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स। अब दूसरी चीज़, आर अ डॉक्टर या इज ए डॉक्टर? कितने फ्रेंड मेरे दोस्त जो हैं डॉक्टर हैं? एक ही फ्रेंड है ना। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक दोस्त की जो कि डॉक्टर है, तो मुझे आर अ डॉक्टर नहीं लिखना, मुझे लिखना है इज अ डॉक्टर। तो पहले वाले सेंटेंस के अंदर क्या लिखा होता, मैंने आर लिखा हुआ था, अगर ये ऐसा आता तो आपको यहाँ पे इज करना होता। दूसरे वाले के अंदर मैंने वन ऑफ माई गुड फ्रेंड लिखा हुआ था, ये अगर आता तो आपको यहाँ पे आर एस लगा करके इसको इज रहने देना था। एग्जाम में आप कहाँ कन्फ्यूज होते हो, आप देखते हो यार वन की बात कर रहा है तो ये तो गुड फ्रेंड्स होगा, फ्रेंड्स नहीं होगा, फ्रेंड होगा। वन ऑफ माई गुड फ्रेंड इज भी कर होगे आप, चलो मान लेता हूँ मैं, वन ऑफ माई गुड फ्रेंड इज डॉक्टर। बात हो रही है एक पूरे गुड फ्रेंड्स के, एक जो है ना ग्रुप की, उसमें से एक डॉक्टर है, मैं उसके उसमें से एक की बात कर रहा हूँ। चलो इतना समझ गए। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखो दूसरी चीज़, यहाँ डॉक्टर्स भी नहीं आएगा, यहाँ इज अ डॉक्टर लगाना है अपने को, है ना। आयो दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ टू ऑफ माई गुड फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर आएगा या आर ए डॉक्टर आएगा? देखो 1 से हो गए 2, ये जो वर्ब आती है ना वो आती है सब्जेक्ट के हिसाब से। जब सब्जेक्ट 1 था तो आपने इज लिखा, जब सब्जेक्ट 2 है तो आप लिखोगे आर। ए को निकालोगे, ए क्यों लगता है, एक के लिए लगता है। अब बहुत सारे हो गए, एक से ज़्यादा हो गए तो आर डॉक्टर्स। 2 ऑफ माई गुड फ्रेंड्स आर डॉक्टर्स। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चलो अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इतना समझ गए मेरी बात, वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स इज ए डॉक्टर और 2 ऑफ माई गुड फ्रेंड्स आर ए डॉक्टर। आएगा हमेशा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके पास एक से ज़्यादा हैं, तभी आप इस तरह के स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। आ जाओ आगे। मैं कह रहा हूँ ईच ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स आर अ डॉक्टर, यहाँ भी मैं गुड कर देता हूँ बेस्ट को। मैं कह रहा हूँ हर एक, ईच मतलब हर एक जो है ना मेरे गुड फ्रेंड्स में से वो एक डॉक्टर है। अब ईच का काम क्या होता है? ईच का काम होता है एक ग्रुप के अंदर से 15-20 लोगों, 10 लोगों, जिसमें एक से ज़्यादा लोग हों, उनमें से हर एक की बात करना इंडिविजुअली। कैसे बात करना? इंडिविजुअली। जब आप हर एक की बात इंडिविजुअली करते हो ना तो आप क्या लिखते हो? ईच।
अब मैं कह रहा हूँ मेरे हर फ्रेंड जो है ना, सारे का सारे जो मेरे फ्रेंड हैं वो डॉक्टर हैं, हर एक फ्रेंड इंडिविजुअली एक डॉक्टर है, ठीक है ना। ईच बात करता है इंडिविजुअली, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, इज अ डॉक्टर। ईच ऑफ माई गुड फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर। यहाँ आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ सकती है, सर सब के सब डॉक्टर हैं तो आर क्यों नहीं लगाते, फिर आप ऑल यूज़ करो ना, ऑल ऑफ माई गुड फ्रेंड्स आर डॉक्टर्स, वो बात अलग है। पर आप अगर बीच की बात कर रहे हो ना, तो आप बात कर रहे हो मैं हर एक की एक एक करके बात कर रहा हूँ, रामू भी है और श्याम भी है, गौतम भी है और मनीष भी है, निशा भी है और निशु भी है, सब डॉक्टर्स हैं, एक एक की बात करके मैं आपको बता रहा हूँ। समझ गए इतना? चलो अब इसमें कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट आता है, एवरी लगा दूं मैं इसकी जगह, एवरी ऑफ माई गुड फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर, एवरी ऑफ माई गुड फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर। अब यहाँ कंफ्यूजन क्या है, एवरी जो है ना, एवरी एक एडजेक्टिव है, ईच भी एक एडजेक्टिव है, पर ईच को आप प्रोनाउन की तरह यूज़ कर सकते हो, ईच को आप सब्जेक्ट बना सकते हो, पर एवरी जो है ना प्रोनाउन की तरह यूज नहीं होता। एवरी सिर्फ और सिर्फ एक एडजेक्टिव है, एवरी ऑफ माई गुड फ्रेंड्स जो है ना सही स्ट्रक्चर आपकी नहीं है। हमेशा याद रखें ईच और एवरी एक ही तरह के काम करते हैं, दोनों जब एडजेक्टिव होते हैं। जब भी प्रोनाउन बना करके बात करोगे, सब्जेक्ट बनाने की बात करोगे किसी सेंटेंस का, जैसे यहाँ पे मैं एवरी को बना रहा हूँ, टू को बना रहा हूँ, वन को बना रहा हूँ, एवरी सब्जेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो है एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं होता। ऐसा होता तो मुझे यहाँ पे ईच करना होता। चलो अब एक स्टेप और बढ़ाते हैं इसी अपने वाले जो है ना, जो कॉन्सेप्ट को हमने सीखा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ईदर ऑफ द बुक इज एबल टू आंसर योर क्वेरीज। कैसे बता रहा हूँ मैं सेंटेंस का मतलब, दो किताबें पढ़ी हैं, मान लो दो किताबें पढ़ी हैं आपके टेबल के ऊपर, मैं कह रहा हूँ तुमने जो सवाल पूछा है ना, दोनों में से कोई भी उठा लो, उसमें तुम्हें जवाब मिल जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों में से बुक ए और बुक दो, दोनों में से कोई भी बुक आप उठा लो, उसमें तुम्हारे सवाल का जवाब है। तो इधर का मतलब क्या होता है, जब आपके पास सिर्फ दो चीज़ें हों, कितनी चीज़ें हों, सिर्फ दो चीज़ें हों, दोनों में से एक की बात आप कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो इधर में, दोनों में से एक, चाहे तो इसकी चाहे उसकी। तो मैं कह रहा हूँ ईदर ऑफ द बुक इज एबल टू आंसर योर क्वेरीज। ईदर लगाया, दोनों में से एक की बात हो रही है, एक की बात हो रही है, तो यहाँ पे इजी आएगा, और यहाँ पे ऑफ द बुक की जगह आएगा ऑफ द बुक्स। क्योंकि दो बुक्स हैं इसलिए मुझे बुक्स ही लिखना है, बुक लेकर के मैं नहीं छोड़ सकता। ऑफ प्रिपोजिशन का यही काम होता है, सिलेक्शन करना एक ग्रुप में से, दो बुक्स में से कोई भी बुक को तुम उठा लो, वो तुम्हारी क्वेरीज को आंसर करेगी। इज लगेगा इधर के हिसाब से, सिंगुलर है इधर तो यहाँ लगेगा इज, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। मैं कहता हूँ इन दोनों बुक है ना, दोनों की दोनों बुक्स जो हैं, इसमें तुम्हारा जो है ना सवाल का जो है, सवालों का जवाब नहीं है, ना तो पहली में है ना दूसरी में, ना तो इसमें ना उसमें। तो मैं कैसे बोलूँगा, नीदर ऑफ द बुक्स आर एबल टू आंसर योर क्वेरीज, यही बोलूँगा ना। नहीं, नीदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं। इधर बोलता है ना दोनों में से एक, इधर बोलता है दोनों में से एक भी नहीं। तो नीदर ऑफ द बुक्स इज एबल टू आंसर योर क्वेरीज। क्यों इज आएगा, नीदर भी सिंगुलर बात करता है, दोनों की अलग अलग करके बात कर रहा है, दोनों में से कोई भी जो है ना तुम्हारी क्वेरी को आंसर नहीं कर सकती। अब किसी के दिमाग में सवाल आए, सर आप बोथ लगा के बता देते, जैसे ये सेंटेंस है, बोथ ऑफ द बुक्स आर एबल टू आंसर योर क्वेरीज, बोथ ऑफ द बुक्स आर एबल टू आंसर योर क्वेरीज। बोथ का मतलब क्या होता है, एक एक की बात नहीं कर रहा, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, दो ही हैं और दोनों की बात कर रहा हूँ। ऑफ द बुक्स बिल्कुल सही है, दो हैं इसलिए, और बोथ के साथ में आर लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सर आप जैसे ये सेंटेंस बनाते हो बिना एरर का, इसमें नोट लगा दो, बोथ ऑफ द बुक्स आर नॉट एबल टू योर क्वेरीज। आप नीदर लगा के क्यों बताते हो, मैं इसलिए नीदर लगा रहा हूँ मेरे भाई, बोथ के साथ में कभी नोट नहीं आता। अब आप कहीं नोट कर लेना, ये भूल मत जाना, बोथ के साथ में, बोथ वाले सेंटेंस में कभी नोट नहीं आता। जैसे अनलेस अनटिल के साथ में नोट नहीं लगता ना, बोथ के अंदर कभी भी नोट आपको नहीं लगाना है। तो बोथ ऑफ द बुक्स आर नॉट एबल टू योर क्वेरीज अगर पेपर में आए सेंटेंस इंप्रूवमेंट में या एरर करेक्शन के अंदर, तो आपको क्या करना है, नीदर ऑफ द बुक्स इज अवेलेबल टू आंसर योर क्वेरीज। एक बार सारे कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहा हूँ मैं, सारी चीज़ों को एक बार आपके सामने रख रहा हूँ, फिर आपसे मैं क्विज पूछूंगा, क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं 5, ठीक है। 6 क्वेश्चन हैं। 2 ऑफ माई गुड फ्रेंड्स आर डॉक्टर्स, 2 ऑफ माई गुड फ्रेंड्स आर डॉक्टर्स, 2 के हिसाब से आ रहेगा, ऑफ के बाद में तो हमेशा मेरे पास प्लूरल नाउन होना ही चाहिए, गुड फ्रेंड में नहीं लिख सकता। ऑफ का काम यही है, प्लूरल में से, एक प्लूरल ग्रुप में से किसी को निकालना। अगर एक ही गुड फ्रेंड होता तो मैं सीधे से लिख देता माई गुड फ्रेंड रामू इज ए डॉक्टर, बात खत्म, समझ गए। 1 ऑफ माई गुड फ्रेंड्स इज ए डॉक्टर में इज आएगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक की, अगर एक से ज़्यादा है, 2 है, 3 है, 5 है, तो यहाँ पे आर, सिंगल है तो इज। ईच ऑफ माई गुड फ्रेंड्स इज ए डॉक्टर में हम हर एक की बात करें इंडिविजुअली, ईच का काम होता है इंडिविजुअली हर एक को पॉइंट आउट करना। अगर मैं हर एक की बात कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ लगाना इज ऑफ माई गुड फ्रेंड्स, तो वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर मुझे सबकी बात करनी है, एक साथ बात करनी है, तो मैं लिखूंगा ऑल ऑफ माई गुड फ्रेंड्स, ऑल ऑफ माई गुड फ्रेंड्स आर डॉक्टर, नहीं फिर आ जाएगा डॉक्टर्स।
बड़े आगे इधर जब भी बात करेगा वो एक एक करके बात करता है, पर दो में से, है ना, एक में से, 5 में से नहीं, 10 में से नहीं, 3 में से नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 में से। ईदर ऑफ द बुक्स इज एबल टू आंसर योर क्वेरीज, ईदर के साथ में क्या लगेगा, इज लगेगा। नीदर ऑफ द बुक्स इज एबल टू आंसर योर क्वेरीज, ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि नीदर लगता है जब आपके पास बोथ नॉट वाली कंडीशन आ जाए, दोनों आपका सवाल का जवाब नहीं दे सकती, तो मैं लगाऊंगा नीदर ऑफ द बुक्स इज नहीं, आर नहीं, इज एबल टू योर आंसर योर क्वेरीज। बोथ तो आपको पता है, बोथ का मतलब होता है दोनों, तो बोथ के साथ में तो आर आएगा ही। ये मैंने इनके सबके मतलब भी लिख दिए हैं, ये फॉर्मूला भी लगा दिया मैंने। फॉर्मूला कहता है इनमें से आप कोई भी ले लो, ईच, इधर, नीदर, बोथ, 1 2 3 4 5। इसके बाद में अगर ऑफ लगाए ना तो सिलेक्शन करोगे आप प्लूरल नाउन के ग्रुप में से, माई बुक्स, योर कार्स, है ना, कार्स आएगा, बुक्स आएगा, स्टूडेंट्स आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा। इसके साथ में जो वर्ब आएगी ना वो आएगी अकॉर्डिंग इनके, ईच सिंगुलर है तो इज आएगा, इधर सिंगुलर है तो इज आएगा, वॉज आएगा, नीदर सिंगुलर है तो इज आएगा, वॉज आएगा, बोथ प्लूरल है तो इसके साथ में आप प्लूरल वर्ब लगाओगे, वर्ड लगाओगे, आर लगाओगे, 1 के साथ में सिंगुलर, 2 3 4 5 6 के साथ में जो है प्लूरल। ये आपका छोटा सा फॉर्मूला है, रिपीट कर लें आप, चाहे आप इसको आज अभी सीख लें मेरे साथ, चाहे आप इसको 1 साल बाद सीखे, है ना, 4 किताबों से पढ़ के। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है जितना मैंने आपको बताया है, इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा इसके अंदर। ध्यान से सीखें, नोट डाउन करें, फिर से मैं आपको बताने की जरूरत ना पड़े। ये 6 क्वेश्चंस हैं, सवाल इनके जवाब निकालो आप, अगर किसी में नो एरर है तो नो एरर डालना, अदरवाइज इसको सवाल को आप करेक्ट करना जिस सेंटेंस में आपको करेक्शन दिखे। बढ़े आगे, बस अब यहाँ पे ये देखना, वन ऑफ इट्स डार्केस्ट, मूवमेंट नहीं आना चाहिए। आप कह दो सर 1 की बात हो रही है तो मूवमेंट्स क्यों आया, मूवमेंट क्यों नहीं आया, भाई ऑफ प्रीपोजिशन लग गई है, डार्केस्ट मूवमेंट्स में से एक मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो 1 तो अलग है, ये मोमेंट्स अलग है। बढ़े आगे, अब एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे किसी का भी दिमाग लगे सर नीदर के साथ में, तो मैंने आर देखा यूज होता हुआ, आपने कैसे इज लगा दिया, गलत क्यों पढ़ा दिया मेरे को। देखते रहो, गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, किसी को भी गलत नहीं पढ़ा था मैं। नीदर के साथ में आपको इज पेपर में लगाना है, आजकल आर लगाने लगे हैं, क्योंकि नीदर का मतलब होता है दोनों की बात कर रहे हैं हम, दोनों में ही नहीं हो रहा है काम। इधर में तो होता है दोनों में से एक बुक, नीदर का मतलब है दोनों के दोनों। जब आप दोनों के दोनों बात कर रहे हो तो यहाँ आर भी एक्सेप्टेबल है बोलने वाली इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में, पर रिटन इंग्लिश के अंदर जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपको प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करनी है। बढ़े आगे, चलो, कह रहा है द पेंडेमिक हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड in no small measure to the understanding of the myriad ways in which available technologies have not been put to better use। कह रहे जो द पेंडेमिक है ना, ये जो खास बीमारी है, ये खास महामारी है, ये द लगा के बता रहा हूँ मैं इसको, कह रहे ये कंट्रीब्यूट कर चुकी है, अपना योगदान दे चुकी है, भागीदारी दे चुकी है, और कैसे दे चुकी है, इन नो स्मॉल मेजर, किसी भी छोटे मेजर में नहीं। नो स्मॉल मेजर का मतलब क्या है, जो मेजर है इसका, जो लेवल है भागीदारी का वो बहुत बड़ा है, कोई भी छोटा लेवल का जो है इसका भागीदारी नहीं है। अच्छा, कैसे कंट्रीब्यूट कर चुकी है, बड़े लेवल पे कर चुकी है, टू लगा के बता रहा है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द myriad वेज, अंडरस्टैंडिंग में, समझने में उन अलग अलग तरीकों को, उन भांति भांति के वेज को, myriad वेज को। अच्छा, कौन से तरीके, कह रहा है इन विच, जिनके अंदर अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ हैव नॉट बीन पुट टू बेटर यूज़, जो टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल है हमारे पास, जिन चीज़ों का हमारे पास एक्सेस है, उनको हमने अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं लिया है। इस अंडरस्टैंडिंग के अंदर हमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर चुकी है ये वाली महामारी। अच्छा, और दूसरा काम क्या कर चुकी है यही पैंडेमिक, कह रहा है एंड प्रेजेंटेड पीपल विद मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, इसने प्रेजेंट किया है लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ, बहुत सारे मौक़ों को। अच्छा, और क्यों, टू हार्नेस दीज डिवाइसेस, कि हम हार्नेस कर पाएँ, हम फ़ायदा उठा पाएँ इन डिवाइसेस का, इन उपकरणों का, टेक्नोलॉजीज़, इन तकनीकों का, एंड मेथड्स, और इन तरीकों का, मेथड्स का, और क्यों, टू गेट ऑन विद लाइफ, लाइफ के साथ गेट ऑन विद करने के लिए, ज़िंदगी को मैनेज करने के लिए, और कब, इन द टाइम ऑफ लॉकडाउन, लॉकडाउन के वक्त। एक बार सेंटेंस में रिपीट कर देता हूँ, फिर इसके पीछे ग्रामर पे आएंगे। ये बीमारी कंट्रीब्यूट कर चुकी है, फिक्स प्रीपोजिशन टू लगा के बता रहा है किसकी तरफ, कंट्रीब्यूट के बाद हमेशा टू लगा के आपको बताना होता है आप कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हो। कह रहे ये बीमारी कंट्रीब्यूट कर चुकी है बहुत बड़े लेवल पे, इन नो स्मॉल मेजर्स, कोई भी छोटे लेवल पे नहीं, बहुत बड़े लेवल पे। और किसकी तरफ कर चुकी है, जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ हमारी उन तरीकों की, उन अलग अलग तरीकों के वेज की, जो कि जिनके अंदर हम अवेलेबल टेक्नोलॉजी को बेटर यूज़ पे पुट नहीं कर पा रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और इसी पेंडेमिक ने प्रेजेंट किया है लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटियों के साथ, लोगों को बहुत सारी मौक़ों को प्रेजेंट किया है, और किस काम के लिए, ताकि वो फ़ायदा उठा पाएँ इन डिवाइसेस का, इन तकनीकों का और इन तरीकों का, ज़िंदगी को मैनेज करने के लिए, गेट ऑन विद करने के लिए, लाइफ को, अपने वक्त को काटने के लिए, टाइम ऑफ लॉकडाउन में, इस वक्त में लॉकडाउन के। समझ गए सेंटेंस को। अब आ जाओ इसके पीछे जो खास फेजेज आए हैं उनकी तरफ। कंट्रीब्यूट हमेशा अपने पास टू लेता है, फिक्स प्रपोजिशन में खबरी में मैं आपको बता चुका हूँ, आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट टू योर फंड, मैं तुम्हारे फंड में कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ। तो कंट्रीब्यूट इन नहीं, कंट्रीब्यूट टू, ये प्रपोजिशन फिक्स है, इसको फिक्स ही रखना है आपको। मीरियड बोलते हैं इसको, मायरियड मत बोलना, मैंने बहुत टाइम मैं खुद भी बोलता रहा 5-4 साल मायरियड, पर इसको बोलते हैं मीरियड। मीरियड मतलब डाइवर्स, मीरियड मतलब डिफरेंट, इन डिफरेंट वेज भी बोल सकते हो आप। अच्छा, पुट टू बेटर यूज़, अभी एक फ्रेज है,
पुट टू समथिंग टू आप किसी फ्रेज के लिए यूज़ करते हो, किसी भी चीज़ के लिए, तो आप करते हो किसी चीज़ को डिवोट करना किसी काम के लिए। देखो मेरे साथ, पुट समथिंग टू रेस्ट, किसी चीज़ को रेस्ट दे देना। पुट समथिंग टू रेस्ट का मतलब क्या है? पूरी तरह से आराम दे देना। जनरली किसी चीज़ को रिटायर करने के लिए हम कहते हैं ना, आई विल पुट दिस कार टू रेस्ट टुमारो, कल से मैं इस कार को यूज़ नहीं करूँगा, पूरी तरह से आराम दे दूंगा मैं इसको। पुट समथिंग टू एन एंड, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। आई विल पुट योर एंग्जाइटी टू एन एंड बाय मिटिगेटिंग या बाय एस्यूएजिंग योर पेन्स, तुम्हारे जो है पेन्स के ऊपर मलहम लगा करके तुम्हारी एंग्जाइटी को मैं खत्म कर दूंगा। आई विल पुट योर एंग्जाइटी टू एन एंड, समझ लो। पुट समथिंग टू बेटर यूज़ या पुट समथिंग गुड यूज़, किसी चीज़ को अच्छे तरीके से इस्तेमाल में लेना। यू नीड टू पुट योर नॉलेज टू समथिंग टू अ बेटर यूज़, अपने नॉलेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल में तुम्हें लेना चाहिए। समझ गए? पुट समथिंग टू समथिंग, इस तरह से आप यूज़ करते हैं इस फ्रेज को। हार्नेस करने का मतलब होता है किसी चीज़ को यूज़ में लेना अच्छे तरीके से, और कैसे? उसके गले में पट्टा बांध के। हार्नेस होता है कुत्ते के गले का पट्टा, किसी भी जानवर के गले की जो है चेन, जंजीरें। हार्नेस करके आप किसी चीज़ को कंट्रोल करते हो ताकि आप उसका यूज़ ले पाओ। यही हमें टेक्नोलॉजी को करना है, उसको अच्छे से कंट्रोल करके उसका यूज़ लेना है। कह रहा है अमंग द प्राइमरी यूसेस इज टेलीमेडिसिन रेंडर्ड इनएक्सोरेबल नाउ बाय द टेम्परेरी पैरालिसिस ब्रोट ऑन बाय फ्रीज ऑन मोमेंट। अगर सीखना चाहते हो, फ्रीज करो स्क्रीन को, खुद पहले पढ़ो इसको, सेंटेंस का क्या मतलब है, फिर मैं आपको बताऊंगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट है ये, वर्ब है ये। कोशिश पहले खुद करना ताकि फिर आप जो है सीख पाओ, मैं कैसे इसको पार्स करके बताता हूँ आपको। कह रहा है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है, इसकी वर्ब। टेलीमेडिसिन इज अमंग द प्राइमरी यूसेस, इस तरीके से यूज़ किया हुआ है। क्यों यूज़ किया हुआ है? आप कभी कभी एडवर्ब को शुरू में ला करके सेंटेंस को इन्वर्टेड कर देते हो, ठीक है ना, आगे भी आएगा ये कॉन्सेप्ट, तो मैं डिटेल में बताऊंगा थोड़ा। एडवर्ब को शुरू में ला करके सेंटेंस को इन्वर्ट कर देते हो, तो कह रहे हैं टेलीमेडिसिन इज अमंग द प्राइमरी यूसेस। जो हम टेक्नोलॉजी के उपयोगों की बात कर रहे हैं उनमें से मेन यूज़ है टेलीमेडिसिन का, प्राइमरी यूसेस में से एक यूज़ है टेलीमेडिसिन। अब कह रहा कौन सी टेलीमेडिसिन? जो कि रेंडर्ड हो गई है, कल मैंने आपको बताया था ना, रेंडर मतलब किसी चीज़ को बना देना, जो कि बना दी गई है अचानक से आई V3 के द्वारा, और क्या बना दी गई है? इनएग्जॉस्टेबल, ऐसी चीज़ जिससे बचा नहीं जा सकता। और कैसे? नाउ, अभी। और किसने बनाया है? बनाने वाले हैं, बाय लगा के बता रहे हैं, जो टेम्परेरी पैरालिसिस है, जो अभी थोड़े टाइम के लिए आया हुआ लकवा है, पैरालिसिस है, और जिसको लाया गया है एक फ्रीज ऑन मूवमेंट के द्वारा, एक जो है गतिविधियों पे मूवमेंट पे जो फ्रीज जाम सा हमारी गवर्नमेंट ने लगा दिया है उसके द्वारा। सेंटेंस रिपीट कर दूं, टेक्नोलॉजी के प्राइमरी यूसेस के अंदर से एक यूज है टेलीमेडिसिन, जो कि अभी बन गया है इनएस्केपेबल, जिससे बचा नहीं जा सकता। और क्यों बन गया है? क्योंकि टेम्परेरी पैरालिसिस उसने इसको ऐसा बनाया है, और वो टेम्परेरी पैरालिसिस जिसको लेकर के आया है फ्रीज ऑन मूवमेंट का काम, है ना। अब आ जाओ सेंटेंस के पीछे ग्रामर पे। यहाँ पे ये इन्वर्टेड क्यों है बता दिया मैंने, एडवर्ब से सेंटेंस शुरू किया है, कोशिश करते हैं उस सेंटेंस को इन्वर्जन कर देने की। इस तरह से इन्वर्जन होता है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले आ जाए उसको कहते हैं इन्वर्टेड सेंटेंस। रेंडर्ड अचानक से आई हुई V3 है, आपको मैंने बताया था, अपने से आए हुए पहले या बाद में आए हुए नाउन के बारे में कुछ बताती है। टेलीमेडिसिन विच हैज़ बीन रेंडर्ड, समझ गए? रेंडर मतलब किसी चीज़ को कुछ बना देना, कल भी वो भी मैंने आपको कल बताया था, देना या बना देना दो मतलब होते हैं रेंडर के। इनएक्सोरेबल वो चीज़ होती है जिससे या तो आप खुश ना कर सकें या जिससे आप बचा ना जा सके, समझ लो। अगर कोई इंसान इनएक्सोरेबल है तो वो ऐसा इंसान है जिसको आप मना नहीं पा रहे हो, रूठा हुआ आपसे, कह रहा है मैं तो नहीं मानूंगा, कर लो जो तुम्हें करना है। इम्प्लेकेबल भी बोल सकते हैं उसको। और अगर ऐसा कोई चीज़ है जो इनएक्सोरेबल है, वो ऐसी चीज़ है जिसको आप रोक नहीं पा रहे हो, जो होकर के ही रहेगी। तो चीज़ों के साथ में इनएक्सोरेबल लगता है तो आप उसको इनएस्केपेबल या इनएविटेबल भी बोल सकते हो। टेलीमेडिसिन इनएविटेबल हो गई है क्योंकि इससे बचा नहीं जा सकता, क्योंकि मूवमेंट पे फ्रीज लगा हुआ है, हम कहीं जा नहीं सकते सिवाय डॉक्टर के, हम फ़ोन पे बात किए बिना जो है, सिवाय फ़ोन से बात किए हम डॉक्टर के पास जो है अभी जो है कंसल्टेशन नहीं कर सकते। अब समझ गए सेंटेंस को? चलो, कह रहा है द सेंटेंस सीजन गाइडलाइंस allowing for widespread use of telemedicine services came as a shot in the arm for telehealth crusaders in the country। कह रहा सेंटर की जो अभी हाल की जो गाइडलाइंस है ना, रिसेंट गाइडलाइंस है, जो कि अलाउ फॉर करती हैं, जो कि इजाज़त देती हैं वाइड स्प्रेड यूज़ को, बड़े लेवल पे इस्तेमाल को, और किसके? टेलीमेडिसिन सर्विसेज के। कह रहे ये जो गाइडलाइन है ना, ये आई हैं, अच्छा कैसे आई है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक शॉट इन द आर्म की तरह। शॉट इन द आर्म क्या होता है? शाबाशी, एक शाबाशी की तरह आई हैं, एक बूस्ट की तरह आई हैं, एनकरेजमेंट की तरह आई हैं, बढ़ावे की तरह आई हैं टेलीमेडिसिन के सपोर्टर्स के लिए। क्रूसेडर्स कौन होते हैं? किसी चीज़ के एडवोकेट, किसी चीज़ के सपोर्टर हमारे देश में। अब कह रहे अमंग देम, और उनमें कौन है? द टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया, उनमें से एक है क्रूसेडर्स में से टेलीमेडिसिन सोसाइटी हमारे देश की। अच्छा कौन सी सोसाइटी है? दैट हैज़ लॉन्ग बीन बैटलिंग, जो कि लंबे समय से लड़ती आ रही है, टू यूज़ द टेक्नोलॉजी, इस्तेमाल को इस टेक्नोलॉजी के, और किसमें? इन इट्स कंप्लीट आर्क,
अपने पूरे दायरे के अंदर, अपनी पूरी आग के अंदर, अपने पूरे बूते के साथ। और क्यों? टू रीच रिमोट एरियाज इन इंडिया, पहुंचने के लिए दूर दराज के देशों में, हमारे देश के इंडिया के अंदर। अब समझ गए सेंटेंस को। रिसेंट गाइडलाइन आई है एक शाबाशी की तरह है इस टेली हेल्थ के क्रूसेडर्स के लिए, इनके जो एडवोकेट्स के लिए हमारे देश में, जिनमें से एक है टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो कि लंबे समय से लड़ रही है इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करवाने के लिए अपने पूरे बूते के साथ, अपनी कंप्लीट आग के साथ, ताकि पहुंच पाएँ रिमोट एरियाज़ के इंडिया के अंदर। अब सेंटेंस के अंदर आ जाओ देखने वाली चीज़ों पे, जो चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। शॉट इन द आर्म बता चुका हूँ आपको, हाथ पे थपकी आप किसी को देते हो ना, आप बोलते हो शाबाश यार, चलो चलो चलो, आप करते हो ना किसी को, वो होता है शॉट इन द आर्म। किसी को बूस्ट दिया आपने, किसी को एनकरेजमेंट दिया। दूसरी चीज़, क्रूसेडर कौन होते हैं? जो किसी दूसरे पे क्रूसेड करें, चढ़ाई करें। ये जनरली होते हैं किसी चीज़ को सपोर्ट करने वाले। आजकल चढ़ाई वढ़ाई का काम तो होता नहीं, पुराना टाइम तो है नहीं, तो क्रूसेडर का मतलब होता है एडवोकेट किसी चीज़ की, किसी चीज़ को एडवोकेसी करने वाला, सपोर्ट करने वाला। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैज़ लॉन्ग बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। आर्क मैंने आपको बता दिया, आपका पूरा दायरा है ना, आपकी आर्क वो है जिस दायरे के अंदर आपका जोर है। अपनी कंप्लीट आर्क में ये काम कर रहे हैं, पूरे दायरे के अंदर, पूरे बूते के साथ इन्होंने काम करने की कोशिश की है। रिमोट होता है दूर दराज की कोई चीज़, जैसे आपका रिमोट कंट्रोल है टीवी का, दूर से आप रिमोट कंट्रोल से टीवी को जो है आप जो है एक्सेस करते हो, तो रिमोट मतलब दूर दराज, फार या फार फ्लंग या डिस्टेंट। दिस मूव फाइंड्स consonance with the rest of the world where several nations also deeply impacted by the pandemic have deployed telemedicine to reach people। ये जो हरकत है ना, इसको मिलती है, ये फाइंड करती है कॉन्सोनेंस को। अब ये क्या होती है कॉन्सोनेंस? सबकी सहमति, आम सहमति या एक राय, कंसेंसस, यूनानिमिटी, अग्रीमेंट, कन्फर्मिटी, सब मैं आपको बता चुका हूँ, ये इसके सिनोनिम है। कह रहे ये जो हरकत है ना, इसको आम राय मिली है, सबकी सहमति मिली है, और कैसे? विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में, पूरी दुनिया के साथ में। अच्छा कौन सा वर्ड? कह रहे जहाँ पे बहुत सारे देश, कह रहे और जो कि खुद भी डीपली इम्पेक्टेड है, बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हैं इस बीमारी से, इन्होंने सेवरल नेशंस ने डिप्लॉय कर दिया है, एम्प्लॉय कर दिया है, काम पे लगा दिया है टेलीमेडिसिन को रीच करने के लिए उन लोगों तक। अब देखो आगे बताएगा कौन से लोग, हु हैव बीन अनेबल टू कम टू हॉस्पिटल, जो कि रहे हैं हॉस्पिटल आने में अनेबल, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे। अच्छा और क्यों डिप्लॉय किया है, ये टूल लगा के बता रहा है कि टू रिड्यूस फुटफॉल्स, रिड्यूस करने के लिए चहलकदमी को, फुटफॉल्स को हॉस्पिटल्स में, अस्पतालों में। अच्छा और क्यों? एंड टू इवन प्रोवाइड मेडिकल एंड मेंटल हेल्थ, यहाँ तक कि देने के लिए मेडिकल और मेंटल हेल्थ काउंसलिंग को, मेडिकल और दिमागी हेल्थ की जो है एडवाइस को, टू काउंटलेस पीपल, जो है अनगिनत लोगों को, काउंटलेस लोगों को। सेंटेंस लंबा है, इतना लंबा है, सारे पीसेस मैंने कर दिए हैं, कोशिश करोगे तो आप इसको एक बार में समझ जाओगे रिपीट करके। हु यहाँ पे किसके लगा है? पीपल के लिए। विच या दैट क्यों नहीं लगा? इंसान है, विच या दैट नहीं लगा सकते। ऑल्सो डीपली इम्पैक्टेड बाई पैंडमिक, ये सेवरल नेशंस के लिए लगा है। इसको नाउन इन अपोजिशन नहीं बोलते हैं। कल मुझसे कोई पूछा था सर ये नाउन इन अपोजिशन है क्या? ऐसा एक सेंटेंस आया था। ये मेरे भाई एक फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं इसको। ये किसी चीज़ के बारे में, उसके बारे में कुछ आपको और ज़्यादा बता रहा है ना। सेवरल नेशंस हु विच दैट ऑल्सो हैव बीन ऑल्सो इम्पैक्टेड बाय द पैंडमिक, है ना। तो दैट हैव बीन मैंने निकाल के एडजेक्टिव फ्रेज से, एडजेक्टिव क्लोज से इसको एडजेक्टिव फ्रेज बना दिया है। और इसमें देखने वाला कुछ नहीं है। फुट फॉल्स आप जानते हैं, फुट मतलब पैर, जो फॉल मतलब गिराना, चहलकदमी करना, फुटफॉल। कह रहा इट वॉज वे बैक इन 2000 दैट टेलीमेडिसिन वॉज फर्स्ट एम्प्लॉयड इन इंडिया। कह रहा है सन 2000 में हुआ था ऐसा क्या कि जो टेलीमेडिसिन है ना, सबसे पहले काम में ली गई थी, इस्तेमाल में ली गई थी हमारे देश में, इंडिया में। कह रहे बट लेकिन द प्रोग्रेस हैज़ बिन एक्सक्रूशिएटिंगली स्लो, जो प्रोग्रेस है ना वो रही है इतनी स्लो जो बड़ी दर्दनाक है। दर्दनाक तरीके से स्लो रही है प्रोग्रेस आज तक, चाहे 2000 में हमने टेलीमेडिसिन को इंट्रोड्यूस कर दिया था हमारे देश में। और कब तक स्लो रही? अनटिल द पैंडमिक, जब तक ये महामारी नहीं आ गई। समझ के सेंटेंस को? सिंपल सेंटेंस है। नया वर्ड है एक्सक्रूशिएटिंग, जनरली पेन के साथ में यूज होता है। एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है ऐसा पेन जो बड़ा ज़्यादा, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो, है ना। अनबेरेबल हो, एगोनाइजिंग हो, वेरी पेनफुल हो, उसको कहते हैं एक्सक्रूशिएटिंग, जो है किसी चीज़ के आगे लगा के हम यूज़ करते हैं। तो कह रहा है ये प्रोग्रेस भी रही है ना, ये इतनी स्लो रही है जो दर्दनाक तरीके से स्लो रही है, मतलब देख करके दर्द हो जाए आपको। सन 2000 से अभी तक इतनी प्रोग्रेस ये कर पाई है। कह रहा है इट हाउएवर, हालांकि, इट डज सीम, ऐसा दिखाई देता है, एज इफ, कि ऐसा कि द मेडिकल कम्युनिटी वॉज ओनली हेल्ड बैक बाय द लैक ऑफ लेजिस्लेशन। ये ऐसा दिखाई देता है कि जैसा कि एज इफ जो हमारी मेडिकल कम्युनिटी है ना वो सिर्फ हेल्ड बैक थी, महज वो रुकी हुई थी। और किसके द्वारा? बाय लगा के बता रहा है, कमी के द्वारा, एक कानून की, लेजिस्लेशन की। और क्यों? टू इनेबल, इनेबल करने के लिए
जो है कंसल्टेशन को, फ़ोन के ऊपर डॉक्टर से बातचीत को। कह रहा देख करके ऐसा लगता है सिर्फ और सिर्फ इसलिए अस्पताल रुके हुए थे क्योंकि कोई कानून अभी तक सरकार से इनको मिला नहीं था। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ आई है हेल्ड बैक। होल्ड बैक नाम की फ्रेजल वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फ्रेजल वर्ब्स मैंने आपको 30 क्लासेस के अंदर, 25 क्लासेस के अंदर खबरी पे करवाई हैं। ये कंबाइंड PDF है सबकी। खबरी एक ऐप है जिसमें 5-5 मिनट की ऑडियोज़ मैं हर रोज़ डालता हूँ। इस ऐप का डिस्क्रिप्शन लिंक में रखा है। देखो होल्ड बैक मैंने आपको वहाँ करवाया। होल्ड बैक मतलब किसी चीज़ को रोके रखना। वंस आई डिसाइड टू डू समथिंग नथिंग कैन होल्ड मी बैक। कर्सी बाय जो है सलमान खान। एक बार मैं जो कर दूँ, डिसाइड कर लूँ किसी काम को करने की, तो कोई भी चीज़ मुझे रोक नहीं सकती है ना, मैं अपने आप को भी खुद रोक नहीं सकता। शी कुडंट होल्ड बैक हर टीयर्स एंड ब्रोक इनटू टीयर्स। वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई और ब्रोक इनटू हो गई, फुट फुट करके रोने पड़ी। तो होल्ड बैक का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रोके रखना। अभी तक लगता था डॉक्टरों को सिर्फ लैक ऑफ लेजिस्लेशन नहीं रोक करके रखा था। वहाँ सीखा, यहाँ अप्लाई करवा रहा हूँ, यही तरीका है। पहले कॉन्सेप्ट सीखो ग्रामर वीडियोस पे जा करके, फिर एडिटोरियल्स के अंदर उन कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, जैसे कि इस नए सेंटेंस में अगले वाले में हम देखेंगे पुराने कॉन्सेप्ट को। कह रहा फॉर नो सूनर वॉज द पॉलिसी अनाउंस्ड देन द हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स हरिड टू जंप ऑन टू द बैंड वैगन। कह रहा अभी नो सूनर, अभी तक पॉलिसी अनाउंस हुई थी। कह रहा अभी तक पॉलिसी को अनाउंस किया गया था कि तभी जो हॉस्पिटल क्लिनिक्स है ना, फटाफट उन्होंने हरी कर दी, फटाफट वो हेसन हो गए। और किस लिए? बहती गंगा में हाथ धोने के लिए, जंप ऑन टू द बैंड वैगन करने के लिए। अच्छा ये हरी कैसे किया इन्होंने? साइमल्टेनियस एक्शन दूसरा क्या है इसके साथ? एडवर्टाइज करते हुए, मशहूरी करते हुए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की पेशेंट्स के लिए। जैसे मोदी जी ने बोला ना डॉक्टरों से फ़ोन पे बात करो, वैसे ही आपके फ़ोन में भी ऐड आने लगी होगी, हमसे बात करो, हमसे बात करो, हमारे हॉस्पिटल से बात करो। समझ गए ना? मोदी के कहने के बाद ही सबको लग गया अब तो इसमें खूब मुनाफा है, सब ने बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की। सेंटेंस में दो चीज़ें हैं, पहले तो ग्रामर कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। चलो पहले वोकैबुलरी देख लेते हैं। जंप ऑन द बैंड वैगन, इसको याद कैसे करना है? बहती गंगा में हाथ धोना तो आप समझ जाओगे, अब इसको याद कैसे रखना है? देखो बैंड होता है, आप जानते हैं शादियों में बजता है जो वही वाला बैंड। वैगन होता है वो जो साथ में आगे गाड़ी लेके चलता है ना, डीजे वाली, जिसके अंदर वो पोंपो बजाते हैं, जिसमें से आवाज़ निकलती है सारी, जो है उसको कहते हैं बैंड वैगन। ऐसा वैगन, ऐसी गाड़ी, ऐसी जो मतलब चलने वाली चीज़ आगे जो है बैंड, जिसको बैंड लेकर के चल रहा है। समझ गए? बैंड वैगन पे जंप करने का मतलब क्या है? कहीं पर बारात जा रही है और आप भी बीच में नाचने कूद पड़े। आपको लगा यार सब नाच रहे हैं, आगे खाना भी मिलेगा तो मैं भी नाच लेता हूँ, बस वहीं से निकली है। जंप ऑन टू द बैंड वैगन मतलब ये होता है फायदा मिल रहा हो, बहती गंगा में हाथ धो लेना, सबके पीछे लग के भेड़ चाल में किसी काम को कर लेना। समझ गए? दूसरी चीज़ एडवर्टाइजिंग, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मैंने आपको बताया था दो काम जब कंटिन्यूसली होते हैं साइमल्टेनियसली तब हम इसको यूज़ करते हैं। इन्होंने हरी भी किया, जल्दबाजी भी की, साथ साथ में एडवर्टाइज भी कर रहे थे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को। तीसरी चीज़ नो सूनर एक एडवर्ब है, जब जब शुरू में आएगी किसी सेंटेंस के ऐसी एडवर्ब्स उस सेंटेंस को इन्वर्टेड कर देती हैं। ये मैं आपको गोल्डन ग्रामर सीरीज में, शायद मेंबर्स को तो मैंने करवा दी, बाकी लोगों को मैं एडिटोरियल के दौरान बता चुका हूँ। फटाफट मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखो ये सारी की सारी जो एडवर्ब्स है ना, कौन सी वाली? ये सारी की सारी, हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली, रेयरली, ये सारी देख लो इन 9 वे। ये क्या करती हैं? जब जब किसी सेंटेंस के बीच में आएंगी तब तो सेंटेंस चलता रहेगा नॉर्मल, जैसे इसको शुरू में लाने की कोशिश करोगे ना सेंटेंस को कर देंगे इन्वर्टेड। जैसे वी आर नेवर वेस्टिंग आवर टाइम, हम अपनी टाइम को कभी भी वेस्ट नहीं करते हैं। नेवर आर वी वेस्टिंग आवर टाइम, आप ऐसा लिखेंगे, आप ऐसा नहीं लिखेंगे, नेवर को शुरू में ले आओ, नेवर वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। अगर आपने ऐसा लिखा ना नेवर वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, आपका सेंटेंस गलत है, क्योंकि ये नेवर इन एडवर्ब्स में से एक एडवर्ब है। देखो कहाँ है? नेवर आएगी ना इसमें भी कहीं, देखो नेवर आई ना। नेवर के शुरू आने पे मतलब ये है इसके जस्ट बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है और उसके बाद आपको सब्जेक्ट लेना है, वी जो आपका सब्जेक्ट है। तो नेवर आर वी वेस्टिंग आवर टाइम। अब देखो नेवर से ही एक ऐसी दूसरी जो अपनी एडवर्ब है वो है नॉट ओनली। देखो मैं इसको आपको तसल्ली से बता चुका हूँ, सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। नॉट ओनली या नॉट सूनर दोनों एक जैसे ही हैं। नो सूनर वी हैड अराइव्ड होम देन द पुलिस रैंग द डोरबेल, हम घर पहुंचे ही थे कि पुलिस ने डोरबेल बजा दी। मतलब हम पहुंचे नहीं कि पुलिस ने बजा दी, अब ऐसा मत सोचना हमें बहुत टाइम हुआ, हम पहुंचे थे कि पुलिस ने डोरबेल को बजा दिया। जैसे ही नो सूनर हमने देखा शुरू में है, इस सेंटेंस को मुझे इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब है हैड, इसको मुझे पहले ले आना है, तो सेंटेंस बनेगा सही, नो सूनर हैड वी अराइव्ड होम देन द पुलिस रैंग द डोरबेल। समझ गए सेंटेंस को? हैड क्यों आया पहले? इन्वर्जन कर दिया मेरे भाई, इसलिए आया एडवर्ब के शुरू में आ जाने के कारण। दूसरी चीज़, नो सूनर हमेशा अपने साथ में देन नाम का कंजंक्शन लेगा। व्हेन नहीं लेगा, बिफोर नहीं लेगा, आफ्टर नहीं लेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंजंक्शन लेगा, जिस कंजंक्शन का नाम है देन। आ जाओ अपने कॉन्सेप्ट पे एडिटोरियल के अंदर। नो सूनर द पॉलिसी वॉज अनाउंस नहीं है, नो सूनर वॉज द पॉलिसी अनाउंस्ड। समझ गए मेरी बात को?
दूसरी चीज़ बाद में क्या लगा हुआ है, देन क्यों लगा हुआ है, नो सूनर लगा मेरे भाई, इसलिए देन लगा है, ध्यान देना। अब इसमें कोई ये ना पूछे सर फॉर क्यों आ गया शुरू में, प्रेपोजिशन तो आ गई, आप तो कह रहे हो नो सूनर शुरू में आना चाहिए। मेरे भाई ये प्रेपोजिशन है, एक कारण बताने के लिए आई है। प्रेपोजिशन से सेंटेंस शुरू करो या एंड करो, उसको मत गिना करो, वो आती है किसी रीजन से, एक छोटे से किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करने के साथ। कोई सब्जेक्ट शुरू में आए, कोई दूसरा नाउन शुरू में आए, कोई दूसरा प्रोनाउन शुरू में आए, उसको कहते हैं शुरू में आना। प्रेपोजिशन को शुरू में आने से सेंटेंस शुरू नहीं किया इसने। कह रहे द एडवांटेजेस आर पेक्यूलियर इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। जो एडवांटेज हैं, जो हमारे पास अच्छाइयाँ हैं, वो बड़ी अलग हैं, पेक्यूलियर हैं इस करंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर। जो अभी हम आज के जो हालात हैं उसमें बड़ी अलग अलग एडवांटेज टेक्नोलॉजी की निकल के आ रही हैं, पेक्यूलियर से एडवांटेज आ रही हैं। कैसे कह रहे, व्हेन पुटिंग डिस्टेंस बिटवीन पीपल इज पैरामाउंट। जब डिस्टेंस को पुट करना, सोशल डिस्टेंसिंग को लाना लोगों के बीच में, वो बहुत ही पैरामाउंट है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। कह रहे और एज टेली कंसल्टेशंस आर नॉट बार्ड, और क्योंकि टेली कंसल्टेशन जो है, फ़ोन के ऊपर डॉक्टर से जो बातचीत है, वो बार नहीं है, उन पे कोई रोक नहीं है। इवन व्हेन, यहाँ तक कि तब जब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड पेशेंट्स मे हैव टू बी क्वारंटीन्ड, जब डॉक्टर्स को और पेशेंट्स दोनों को क्वारंटीन करने की ज़रूरत हो। कहने का मतलब क्या, बहुत ही अलग अलग एडवांटेज आ रही हैं करंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, पैरामाउंट है। और टेलीकम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल भी रोक नहीं है उस पर, चाहे डॉक्टर क्वारंटीन में हो, चाहे पेशेंट क्वारंटीन में हो, दोनों को चाहे मे हैव टू क्वारंटीन में आना पड़े। समझ गए सेंटेंस को। मे वर्ब है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, हैव टू हैज़ टू आप जानते हैं, यहाँ पे हैव मे के बाद में लगा, बे इन्फिनिटिव बन के हैज़ टू हैव टू भी इसने फिट कर दिया और मे भी फिट कर दिया। फिट करने का काम ही है ग्रामर सारा का सारा, है ना, फिट करके ही आप सेंटेंस बनाते हैं। दोनों रूल आपके काम कर गए, पेशेंट और प्रोफेशनल के साथ में हैव आना चाहिए था, वो भी आ गया, और मे के बाद में बेयर इन्फिनिटिव चाहिए था, वो भी आ गया। कह रहा द एडवांसमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज ओवर द ईयर्स हैज मेड द ट्रांसमिशन ऑफ इमेजेस एंड साउंड फाइल्स, हार्ट, लंग साउंड्स, कर्व्स फास्टर एंड सिंपल। कह रहा जो एडवांसमेंट है ना, आगे बढ़ने का काम है, और किसका, टेलीकम्युनिकेशन की कैपेबिलिटीज़ का, इसकी ताकतों का। और कब, पिछले कई सालों के दौरान। कह रहे जो आगे बढ़ने का काम है ना, इसने बना दिया है ट्रांसमिशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने को, और किसके, इमेज के और साउंड फाइल्स के। अब ये कौन सी फाइल्स इमेज की, साउंड की हैं, हार्ट की, लंग की साउंड्स और हमारी खांसियाँ। कह रहे ये जो इमेजेस और साउंड्स है ना, इनको बना दिया इसने फास्टर और जल्दी और सिंपलर, बहुत आसान। आप अपने फ़ोन में खांस के अपने डॉक्टर के पास भेज सकते हो, वो वहीं से सुन के स्टेथोस्कोप में बता देगा आपको कोरोना है नहीं। मजाक कर रहा हूँ मैं, मतलब इसी तरह से कुछ काम होता है टेलीकम्युनिकेशन में, टेलीमेडिसिन के अंदर। कह रहे पायलट telemedicine experiments in ophthalmology and psychiatry have proven to be of immense benefit। कह रहे एक्सपेरिमेंटल टेलीमेडिसिन एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, पायलट का मतलब क्या होता है, करके देख रहे हैं, बाद में देखेंगे सक्सेसफुल होता है या नहीं होता, पायलट। कह रहे जो एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट जो करते हैं ना, पायलट टेलीमेडिसिन एक्सपेरिमेंट जो हुए हैं ऑफ्थेल्मोलॉजी में, आंखों के विज्ञान में, साइकेट्री में और दिमाग के साइंस में। कह रहा है जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये प्रूव हुए हैं टू बी, और क्या होते हुए, बहुत ही बेनिफिट ऑफ इमेंस बेनिफिट, बहुत ही ज़्यादा फायदे वाले। किसके लिए, कम्युनिटीज़ के लिए, समाज के वर्गों के लिए। समझ गए सेंटेंस को। ऑफ्थेल्मोलॉजी होती है आंखों का विज्ञान, आंखों के डॉक्टर को इसलिए हम बोलते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। साइकेट्री होती है जो है आपके दिमाग का विज्ञान, इसलिए दिमाग के डॉक्टर को अपने बोलते हैं साइकियाट्रिस्ट। कह रहे टेलीमेडिसिन टाइम इज़ हियर, फाइनली वक्त आ गया है टेलीमेडिसिन के टाइम का। टेलीमेडिसिन का वक्त अब जो है ना, अपना वक्त आएगा, वो वाला टेलीमेडिसिन पे अब आप लगा सकते हैं। कह रहा वाइल अनलिशिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ टेलीमेडिसिन टू हेल्प पीपल, एक्सपर्ट्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज मस्ट बी माइंडफुल ऑफ द पॉसिबल इनएडिक्वेसीज। कह रहे अनलीश करते हुए, उस वक्त जब आप खुला छोड़ रहे हैं, अनलीश कर रहे हैं, लीश मतलब किसी जानवर के गले का पट्टा, जैसे आपने ऊपर हार्नेस देखा था ना, अनलीश मतलब किसी चीज़ को खुला छोड़ना, किसी चीज़ को आज़ाद करना। कह रहा आज़ाद करते हुए पूरी ताकत को टेलीमेडिसिन की लोगों को हेल्प करने के लिए। कह रहे ऐसा करते वक्त क्या करना चाहिए, एक्सपर्ट्स और गवर्नमेंट एजेंसी को मस्ट भी होना ही चाहिए माइंडफुल ऑफ, होना ही चाहिए उनको केयरफुल इस बारे में। अच्छा किस बारे में, जो पॉसिबल इनएडिक्वेसीज हैं, जो संभावित लैक्यूना है, जो कमियां हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं ऑफ द मीडियम, इस माध्यम की, इस मीडियम की, है ना। और कैसे करना है इसको, कैसे माइंडफुल होना है, सिक्योरिंग सेंसिटिव मेडिकल इंफॉर्मेशन, सिक्योर करते हुए, साइमल्टेनियस सेक्शन है, साथ ही साथ सिक्योर करते हुए बहुत ही सेंसिटिव संवेदनशील मेडिकल इंफॉर्मेशन को। अब कैसे, कह रहे सच कॉग्निशंस शुड गाइड द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसी कॉग्निशंस को, ऐसी नॉलेज को ही गाइड करना चाहिए इस्तेमाल को इस द टेक्नोलॉजीज, खास टेक्नोलॉजी के लिए। सेमीकोलम है, कल मैंने आपको बताया था, अलग क्लॉज है, इसको इसके साथ रिलेट करके इसने लगाने की कोशिश की है यहाँ पे।
माइंडफुल के बाद हमेशा ऑफ आता है, जैसे आप केयरफुल भी लगा सकते हो, इसकी जगह ऑफ ही लगाओगे। इनएडिक्वेसी होती है जिस चीज़ में आप एडिक्वेट नहीं हो, जो आपकी कमियां हैं, शॉर्ट कमिंग है, लेकिन है आपके जो है लूप हॉल्स हैं। अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में, अपनी समरी डालो, जो कुछ से क्वेश्चन पूछे उनको डालो, साथ ही साथ दूसरे लोगों को हेल्प करो जो समरियाँ डालते हैं, उनको कुछ हेल्प करके कुछ आप जो है छोटे मोटे है ना सजेशंस दे सकते हो। इजाज़त दें मुझे, अगली वीडियो तक के लिए खबरी पे फिर से मुलाकात लूँगा शाम में।